हेलो बच्चों, आज हम 11th फिजिक्स में यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं और ये है आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति या सरल रेखा में गति। अच्छा, इसको डिफाइन करने से पहले, गति को डिफाइन करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि सपोज आपके पास मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया है, एक पॉइंट लगा दिया है और मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट इस बोर्ड में कहाँ पर है, तो जो आपके उत्तर होंगे वो आपके बैठने की जो स्थिति होगी, जहाँ पर आप बैठे होंगे वहाँ से आप, कोई कहेगा कि ये बोर्ड से इस वाले कोने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई कहेगा इस वाले कोने से ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी हम इस कण, ये जो पॉइंट हमने लगाया है, इस पॉइंट की एग्जैक्ट स्थिति को हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है कि जो हमको ये बताए। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ये ए यहाँ पर लिख दिया है, ए से इस पॉइंट, ए से इस पॉइंट ये सपोज बी है। अब मैं इसकी स्थिति क्या कर सकती हूँ, इसको मेजरमेंट कर सकती हूँ, उसको बता सकती हूँ। और ये जो ए पॉइंट जहाँ से मैं इसको, इसकी स्थिति बता पा रही हूँ, ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, संदर्भ बिंदु हो गया, रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी भी वस्तु की एग्जैक्ट स्थिति का पता करने के लिए हमारे पास एक संदर्भ बिंदु होना जरूरी है। और उस संदर्भ बिंदु के सापेक्ष हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है जिसके सापेक्ष हम स्थिति को पता कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। यानी आपके पास यहाँ पर निर्देश तंत्र, यहाँ पर एक शब्द आएगा बार बार, निर्देश तंत्र, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, हमने कहा ना कि किसी एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष हम क्या करते हैं, कण की स्थिति या उसका वेग, जो भी इसमें टर्म्स आएंगी उनको हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास जैसे आपके पास एक जनरल, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप कक्षा 10 में रहे होंगे वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो रेफरेंस बिंदु है उसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। जहाँ से हमने स्थिति नापनी है वो मूल बिंदु हो गया। और उस मूल बिंदु को जब हम कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम निर्देशांक बनाते हैं। इसको हम x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं, ठीक है। तो x और y एक्सिस में सपोज अब मैं इस पॉइंट की स्थिति को पूछ रही हूँ, तो ये मूल बिंदु ओरिजिन हो गया। यहाँ से ये x एक्सिस में कितना चला है, तो इसकी स्थिति का पता करने के लिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर इसके जो निर्देशांक लिखते हैं, ये सपोज a पॉइंट है और हम लिखते हैं x1। सपोज ये x1 चला है x डायरेक्शन में और y1 चला है y डायरेक्शन में, तो हम क्या कह देते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, x से x1 और y से y1 में है। तो हम इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या लिख लेते हैं, x1 y1 लिखते हैं। यानी किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमको स्थिति का पता करने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है। जैसे मैं कहूँ कि आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है, तो आपका घर से, यानी वो रेफरेंस पॉइंट हो गया, और विद्यालय की दूरी वो स्थिति है जो हमें पता करनी है। तो इस तरह से हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है निर्देश तंत्र, ठीक है। और अब देखिए, इस निर्देश तंत्र के हिसाब से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आपके पास गति कई प्रकार की होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम गति को डिफाइन करते हैं। गति शब्द जो आया है वो क्या चीज है, मोशन। गति को क्या कहेंगे हम, मोशन, ठीक है। अब मोशन क्या है कि ये क्या है, सपोज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी स्थिति को हम बता रहे हैं, तो मोशन, या मैं कहूँ कि अभी ये यहाँ पर है कोई बॉडी और समय के रिस्पेक्ट में ये यहाँ पर चली जाती है बी में और ये यहाँ पहुँच गई, या ऐसे गई, कैसे भी गई, ठीक है। तो ए से बी तक
ये क्या है, इसकी पहली जो पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी, वो ए थी और फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, बी है। और समय के रिस्पेक्ट, समय भी परिवर्तित हो रहा है इसके साथ साथ, तो समय के साथ साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन आया, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु क्या है, गति में है। तो गति क्या है, समय के रिस्पेक्ट में स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से गति जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। जो मोशन है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से 3 तरह का हुआ। एक हुआ एक विमीय गति, एक विमीय गति जिसे हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 1D। ठीक है, दूसरा हो गया द्विविमीय गति, नाम से ही लग रहा है द्विविमीय गति, जिसको हम कहेंगे 2D। और एक हुआ त्रिविमीय गति। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमारे पास 3 तरह की गतियां हुई, 1D, 2D और 3D। ठीक है, तो 1D क्या हुआ कि जब आपके पास जो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो वो केवल एक ही निर्देशांक के सापेक्ष हो। ठीक है, आपके पास जनरली आपके पास जो आप निर्देशांक बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस एक्स का जो दूसरी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा -x, इसका y में -y और z का इसके रिस्पेक्ट में -z। तो हमारे पास ये 3 जो कोऑर्डिनेट हैं वो x, y और z है। अब हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास गति इस तरह से हो, स्थिति में परिवर्तन समय के साथ इस तरह से हो कि केवल एक ही अक्ष में क्या हो, गति हो, चाहे वो x एक्सिस में हो, चाहे वो y एक्सिस में हो, चाहे वो z एक्सिस में हो। ठीक है, एक ही स्थिति में एक ही अक्ष में हो तो हम कहेंगे वो गति कैसी है, 1D। जैसे मैंने क्या किया, एक बॉल को ऊपर को फेंक दिया। ठीक है, तो केवल y एक्सिस में गति हो रही है और x और z उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, नियत है, तो हम कहेंगे वो कैसी गति है, 1 डायमेंशनल है। और बच्चों ये भी आपको पता होता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी गति है, किसी वस्तु की स्थिति में ऐसा परिवर्तन हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वो केवल एक ही अक्ष में है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, 1D है। जैसे अभी हमने कहा कि अगर हम ऊपर की ओर बॉल फेंक रहे हैं तो उसकी जो गति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 डायमेंशनल हो जाएगी। या सीधी सड़क में गाड़ी चल रही है तो हम कहेंगे वो कैसी है, क्योंकि एक्स ही एक्सिस, एक ही एक्सिस है, क्षैतिज दिशा में ही चल रही है, तो हम कहेंगे वो क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक, अब आपके पास आता है द्विविमीय गति। अगर आपके पास कि गति इस तरह से हो कि वो एक्स एक्सिस को भी कवर करे और वाई एक्सिस को, या वाई को और जेड को, किन्हीं 2 निर्देशांकों के मध्य हो रही है, या इस तल में हो रही है, ऐसे तल में हो रही है कि जहाँ क्या है, 2 निर्देशांकों में एक साथ समय के रिस्पेक्ट में स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट लगा दे, तो ये एक्स एक्सिस में भी है, एक्स में इतना और वाई में इतना। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है वो एक्स एक्सिस के साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाई एक्सिस में भी क्या है, वो चेंज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो गति है ये क्या है, 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, ये जैसे अगर मैं एक बॉल थ्रो करूं और ऐसे ऐसे फेंकूं, एक बॉल कैसे थ्रो करूं, ऐसे थ्रो कर दूं, किसी एंगल से थ्रो कर दूं, तो ये जो मोशन है ये क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2D, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2D मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसके लिए यही है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहेंगे, या आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि ये 2D जो मोशन होता है ये एक टाइप इसका प्रोजेक्टाइल मोशन भी है। ठीक है, प्रक्षेप्य गति भी है। और तीसरा आ गया आपके पास त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन, जिसे हम कहते हैं 3D। नाम से ही लगा, 3 विमाएं हैं जिसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। जैसे आप कहते हैं गैसेस मॉलिक्यूल हैं, अगर माना किसी सिलेंडर में गैस भरे हैं और हमने खोल दिया तो कमरे में कैसे घूमेंगे, वो एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सिस में वो घूमेंगे। ठीक है,
या जो पतंग है हमारी, और पतंग को हम आसमान में उड़ा रहे हैं, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। तो ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम पढ़ेंगे। हम कह रहे हैं ना गति की अवस्था और विराम की अवस्था। एक शब्द बार बार यहाँ पर आएगा, रेस्ट और मोशन शब्द जो बार बार आएगा। एक आएगा गति अवस्था, ठीक है, और एक शब्द आपके पास आएगा विराम अवस्था। ठीक है, ठीक। गति की अवस्था में क्या होगा, हम जो अभी हमने डिफाइन किया कि जो वस्तु है या जो पार्टिकल है वो समय के साथ साथ क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो हम कहेंगे वो गति में। जैसे एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और अब वो चलने लग गई, तो समय के रिस्पेक्ट में क्या है, वो क्या कर रही है, समय के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, बार बार बदल रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसी अवस्था में है, गति की अवस्था में है। और अगर यहाँ पर गाड़ी खड़ी है तो हम कहेंगे वो क्या है, विराम अवस्था में। समय के साथ टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी जो अवस्था परिवर्तन, इसका जो पोजीशन है ये चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे विराम अवस्था में। जनरली जैसे ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये गति की अवस्था और विराम अवस्था जो है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं बच्चों। अब ये रिलेटिव शब्द जो है, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है कि ये क्या है, किसी के सापेक्ष निकलती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। A व्यक्ति कहता है कि जो B वाला व्यक्ति है वो गति में है। A कह रहा है कि क्या है, B गति में है, और C वाला कह रहा है, इसको मैं रिलेटिव को समझा रही हूँ आपको, C वाला कह रहा है कि B विराम में है, ये विराम अवस्था में है और ये गति अवस्था में। ठीक है, कि A कह रहा है कि B गति में है और C कह रहा है नहीं, B क्या है, B विराम में है। ठीक है, तो ये दोनों ही अवस्था, यानी B गति में भी है, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, और विराम में भी है, किसके सापेक्ष, C के सापेक्ष। ऐसा कैसे, मान लो कि ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं, B और C दो यात्री हैं, ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और ये हम हैं जो सड़क पर खड़े हैं। अब चूंकि गाड़ी मूव कर रही है ना, गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारे हिसाब से क्या है, B क्या है, गति में है। क्यों, क्योंकि इसके समय के साथ साथ क्या है, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ठीक, लेकिन अब ये गाड़ी में बैठे हुए दो व्यक्ति हैं, C उसके बराबर में बैठा है, तो 2 मिनट बाद भी वहीं पर है, 2 मिनट पहले भी वहीं पर था, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, विराम में। यानी ये रिलेटिव टर्म्स हैं, जो गति की अवस्था है और विराम की अवस्था है, ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। जैसे ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है वो गति की अवस्था में ही है, लेकिन हम उसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमको कुछ वस्तु, जैसे बिल्डिंग खड़ी है, हम कह रहे हैं कि ये स्थिर है, पेड़ खड़ा है, ये स्थिर है, गाड़ी चल रही है, ये गति में है। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, हमारे सापेक्ष हैं वो। ठीक है, क्योंकि वैसे तो ब्रह्मांड में क्या है, हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, 2 तरह के मोशन कर रही है, 2 तरह की गतियां उसकी हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण, जो अपने अक्ष के प्रति परितः भी वो गति करती है, और क्या है, सूर्य के चारों ओर भी गति करती है। तो प्रत्येक वस्तु क्या है, उसके रिस्पेक्ट में, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में हर वस्तु क्या है, वो किस में है, गति में है। लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कोई भी वस्तु गति में हो सकती है या विराम में हो सकती है। जैसे हम कह रहे हैं बिल्डिंग खड़ी है, तो वो हमारे सापेक्ष क्या है, विराम में, क्योंकि वो उसकी जो अवस्था है वो हमारे सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही है। तो ये दोनों ही क्या है, आपके पास रिलेटिव टर्म्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास गति को समझने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है सरल रेखा में गति, यानी हमारे पास जो टॉपिक है वो 1 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड है, 1D है।
जो सरल रेखा में गति है ये कैसा मोशन होता है, 1D। जैसे हमने क्या कहा कि हमने एक बॉल को फर्श पे लुढ़का दिया, ठीक है, या हमने एक बॉल को ऊपर उछाल दिया, तो ये 1D मोशन है। तो इस 1D मोशन में हमारे पास कुछ टर्म्स बार बार आएंगे, कुछ पैरामीटर हैं जिनके रिस्पेक्ट में हमको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ कि हमारे पास आएगा एक शब्द दूरी, डिस्टेंस जिसे हम कहेंगे, एक शब्द आएगा विस्थापन जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एक शब्द आएगा हमारे पास वेग, वेलोसिटी, चाल, ये सब पैरामीटर है, स्पीड जिसको हम कहेंगे, ठीक है, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सब पैरामीटर हैं जिनके रिस्पेक्ट में हमने इस 1 डायमेंशनल मोशन को पढ़ना है, सरल रेखा में गति को पढ़ना है। तो अभी हमने पढ़ा कि सरल रेखा में गति में क्या होता है कि एक ही अक्ष के परितः अगर गति हो रही है तो हम उसको कहेंगे वो सरल रेखा में गति है, यानी इसके रिस्पेक्ट में बाकी जो दोनों अक्ष हैं वो क्या है, नियत है, ठीक है, उनमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो स्थिति में परिवर्तन है वो केवल एक ही अक्ष के पर, एक ही विमा में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो हम कहेंगे ये कैसी गति है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है डिस्टेंस। इसके बारे में हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज है और विस्थापन क्या चीज है, ठीक है। पहले डिस्टेंस को हम कवर करते हैं। डिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं। सपोज यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर खड़ा है और इसने चलना शुरू करा, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी ये गति में आया, ये अब पहुंचा B पर, और सपोज ये 10 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ पर, और फिर B से गया ये C पर, सपोज ये 5 मीटर है, ठीक, और फिर यहां से ये वापस आया, ठीक है, पहले इतना ही ले लो, ठीक है, A से B तक गया B। अब इसकी जो ये इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक अवस्था, और C क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है, अंतिम अवस्था, ठीक है। तो हम इसने कुल कितना पथ तय किया, इसने समय के रिस्पेक्ट में कुल कितना पथ तय किया, इसके पथ की लंबाई कितनी हुई, इसने कितना रास्ता कवर किया, ये क्या हो जाएगा, A से C तक, तो हम क्या कहेंगे उसको AC कितना हो गया, AB प्लस BC। तो AB प्लस BC यानी 10 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितना हो गया, इसने कुल कितना पथ किया तय, 15 मीटर की जो इसके पथ की लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस क्या है कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा समय के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष कुल पथ की जो लंबाई होती है ना, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, ठीक है, कि समय के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाती है, डिस्टेंस। दूरी क्या है, किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा कुल तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। समय के रिस्पेक्ट में सपोज कोई वस्तु यहाँ पर विराम में है और जब उसने चलना शुरू किया, हम कह रहे हैं ना गतिमान वस्तु की, तो डिस्टेंस कौन कवर करेगा, गतिमान वस्तु।
और वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वे में ही चलेगी। जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। और दूसरा क्या हो गया कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, समय के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो और तीसरा पॉइंट जो हम इसका एसआई जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। यानी कुल पथ की लंबाई धनात्मक होगी और उसको मीटर में एसआई यूनिट अगर उसकी देखी जाए तो क्या है, मीटर। अब चलिए हम चलते हैं विस्थापन पे। ठीक है, इसी के हिसाब से अब विस्थापन, चलिए अब आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या इसको कहा जाता है विस्थापन। ठीक है, अब देखिए यहां पर सपोज ये कोई व्यक्ति है ए, ठीक, इसकी पहली पोजीशन है ए पॉइंट पर और ये चला, वही आप बी तक पहुंचा, ये बी हो गया 10 मीटर। ठीक, और बी से ये पहुंचा सी पर। ठीक है, बी से ये पहुंचा सी पर और ये सपोज 5 मीटर है। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो आप डिस्टेंस बोलेंगे ए से सी तक पहुंचने में प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। यहां तक पहुंचने में इसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 10 मीटर प्लस 5 मीटर, डिस्टेंस तो हो गई इसके पास 15 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन और इसकी फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दिशा सहित, वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर है ना, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन ये कैसी है, दिशा सहित है। और कैसी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, न्यूनतम दूरी है ये, न्यूनतम दूरी किस किस के बीच, न्यूनतम दूरी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच, ये न्यूनतम दूरी है। इसको ही हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। इसको ही हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट है तो दूरी ही, लेकिन न्यूनतम दूरी है। इसको जरा दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो कैसे इनमें डिफरेंशिएट किया जाता है। हाँ, इसको हम चेक करते हैं। देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि 10 से और ये 5 यहाँ है, तो टोटल डिस्टेंस तो 15 हो गई। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनकी स्ट्रेट लाइन में जो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ, वो क्या कहलाएगी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ये 9, सपोज ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और ये क्या है, ठीक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा, उसकी जो लेंथ होगी, उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस लगा के हम AC को मेजर कर सकते हैं। वो क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब जरा से इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस देख रहे हैं। हाँ, देखो ये A है, ये B है। हमने A से B तक जाना है। ठीक है, A से B तक जाना है, तो इसका कई रास्ते हो सकते हैं। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये 1 है, पाथ 1, ये पाथ 2 है, दूसरा रास्ता है, और ये पाथ 3 है। ठीक है, पाथ 1 गया, इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, A, और दूसरी स्थिति क्या है, इसकी फाइनल स्थिति जो अंतिम स्थिति है वो है B। तो पाथ 1 से ये जिगजैग होते हुए यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा,
पहुंचना उसने बी तक ही है, और ये अलग अलग रास्ते हैं ए से बी तक जाने, और ये ए बी है। तो पाथ 1 और पाथ 2 दोनों डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन पाथ 3 क्या है, डिस्टेंस है, बट ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब पाथ 3 इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और ये क्या है, ये क्या है, इसके पाथ की कुल लंबाई, कि जहां से भी गया, ये दिया, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, तो इनकी क्या है, अलग अलग लंबाई मेजर करके कुल पथ की लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। एक जनरल कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस। ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। अभी हमने क्या कहा, ये तो हमारा हो गया था कि ये तो क्या होता है, न्यूनतम दूरी है और ये कुल पथ की लंबाई है। ये सब नहीं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये हमने अभी देखा। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको कि सपोज आपके पास ये पृथ्वी तल से कोई मीनार है और इसकी हाइट है 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इसने इस बॉल को फेंका 10 मीटर ऊपर। ये ओ है, ये ए है और ये बी पोजीशन है, ठीक है। और ये बॉल फिर कहाँ आ गई, ओ पर आ गई लास्ट में, ठीक है। ये फिर से कहाँ आ गई, वापस आ गई है। तो जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, जो इस बॉल ने कवर करी, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर ये ऊपर गया, फिर 10 मीटर नीचे आया उस मीनार की छत तक, और फिर 20 मीटर नीचे आ गया। तो कितना हो गया, 40 मीटर, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये तो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 मीटर ऊपर गया, पॉजिटिव, ठीक है। दिशा सहित है, नीचे आया -10 मीटर, और फिर यहाँ तक छत तक आया तो -10 मीटर, और फिर 20 मीटर पृथ्वी तल पर पहुंचा तो -20 मीटर। तो आपके पास क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो क्या आ गया, -20 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर माना यहाँ से चलना शुरू किया किसी वस्तु ने और फिर वो वापस यहीं आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फैक्ट है। और दूसरी बात कि जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन ये भी है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इससे बड़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है। डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या इक्वल हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट से छोटी कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि डिस्टेंस क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे न्यूनतम दूरी है, तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इससे बड़ी होगी या इसके इक्वल हो सकती है। ठीक है, इक्वल कैसे होगी, जैसे यहाँ ए से गया 5 मीटर बी और फिर बी से गया सी में, ये हो गया 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो गई, डिस्टेंस हो गए 5 + 5, और
डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, कितना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया यहाँ पर 10। इसकी इनिशियल पोजीशन 0 मान लीजिए, और ये कितना हो गया टोटल यहाँ पे 10। तो आपके पास क्या हो गया 10 फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या आ गई है 10 मीटर। तो दोनों में क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है इक्वल है, यानी ये इक्वल हो सकता है या फिर जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। तो ये, और एक और चीज, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी राशि है, सदिश। हम कह रहे हैं ना दिशा सहित दूरी है, दिशा सहित न्यूनतम दूरी है, ये सदिश है। और डिस्टेंस क्या है, ये अदिश राशि है, ये आपने पढ़ रखा है। इसको डिफाइन करने के लिए, डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमको केवल परिमाण की जरूरत है, रिजल्टेंट की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई भूमिका नहीं है वहां पर। इसको भी जरा सा इसको देख लेते हैं कि क्यों ये सदिश है, क्यों ये अदिश है। जैसे हम कह रहे हैं कि ए से बी तक गया, ठीक, और बी से फिर क्या गया, ये सी तक गया 5 मीटर और 5 मीटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस भी आया 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी आया 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बी है, ठीक, इसी को जरा सा और आगे लेके चलते हैं। ये ए से बी तक गया 5, और ये यहाँ से आगे न जाके नीचे चला गया, ये सी, ये भी 5। अब क्या हो गया, अब देखिए इसके पास डिस्टेंस तो अभी भी क्या है 10 मीटर, 5 मीटर बी तक, और बी से फिर सी तक, बी से फिर सी तक 5 मीटर, ठीक हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगा, ए सी हो जाएगा यहाँ पे √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये तो हो गया आपके पास 25 + 25, और जो भी इसका आंसर आया 50, 25 2 जा तो 5√2 भी लिख सकते हैं इसको, इतना मीटर। अब देखिए इस वाली पोजीशन, इस वाले में देखिए टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या थी, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में चल रही। और यहाँ पर क्या है, ये भी 10 मीटर की डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डाउनवर्ड्स चला गया, ये दिशा पर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर जो विस्थापन है वो चेंज हो गया है। यानी ये ऐसी राशि है जो डायरेक्शन पर निर्भर कर रही है, कौन, विस्थापन, ठीक है। तो आपके पास विस्थापन इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है वो कैसी राशि है, अदिश राशि हो गई, ठीक है। तो ये था आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, और इन्हीं के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्शन दी होगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से आपने न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। चलो अब दूसरा पैरामीटर पढ़ते हैं हम मोशन के लिए, वो है स्पीड। स्पीड जिसको हम क्या कहते हैं, चाल। अब इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम क्या कहेंगे, चाल एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें ये बताती है कि कोई गतिमान वस्तु कितनी तीव्र चल रही है ना। यहाँ पर चाल के लिए हमारे पास दिशा से कोई मतलब नहीं है, दिशा को इसमें मेंशन नहीं किया जाता है। और आपने एक जनरल फॉर्मूला चाल के लिए पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये आपने पढ़ा है और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो एकांक समय में अगर हम इसको समय को t = 1 सेकेंड ले लें, 1 यूनिट ले लें या 1 सेकेंड ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चाल बराबर क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। तब हमारे पास जो डेफिनेशन होगी वो क्या कहेंगे हम, कि यूनिट समय में, एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको ही हम क्या कहेंगे, चाल। और अब ये चाल क्या हो गया, चाल कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी, एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो विमा हो गई, विमा क्या होगी, एल टी, तो ये क्या हो गया, LT-1। ये चाल का एक जनरल कंसेप्ट है कि चाल क्या है, एकांक समय में कोई वस्तु कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। अब यहाँ पर चाल के जो टाइप है वो देखते हैं हम, चाल के जो टाइप हैं प्रकार, ठीक है,
क्या किस किस तरह की हो सकती है चाल। अब हम क्या कह रहे हैं कि चाल यहाँ पर क्या है, दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल डिस्टेंस से मतलब है कि कोई वस्तु कितनी दूरी यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रही है। तो हमारे पास जो पहला टाइप आया वो आया एक समान चाल। जो पहला टाइप आया वो आया एक समान चाल, या इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, इसको एक एग्जांपल से सीधे सीधे समझते हैं। माना कोई गाड़ी है, वो ए से 1 घंटे में बी तक पहुंचती है और ए से बी तक की दूरी है 20 किलोमीटर। 1 घंटे में पहुंची, अगले 1 घंटे में वो सी पर पहुंची और बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर है। ठीक है, अगले 1 घंटे में वो फिर डी पर पहुंची, इसके बीच की डिस्टेंस भी सपोज सेम है, और अगले 1 घंटे में। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर ए से डी तक पहुंचने में वस्तु द्वारा हर घंटे में क्या किया गया है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। इसका अर्थ क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई है, तो उस समय हम कहेंगे उस गाड़ी की चाल क्या है, एक समान चाल है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक, और दूसरा होता है असमान चाल या परिवर्ती चाल भी कहेंगे इसको हम। परिवर्ती भी कहीं कहीं पर यूज कर रखा होगा शब्द परिवर्ती चाल, या वेरिएबल, नाम से ही लग रहा है वेरिएबल स्पीड, यानी समान समय अंतराल में कोई गतिमान वस्तु यदि उसकी डिस्टेंस अलग अलग होती है, उसके द्वारा तय की गई दूरियां अलग अलग होती हैं, तो हम कहेंगे वो कैसी स्पीड से चल रहा है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है। माना जैसे यही एग्जांपल था, इसमें हम कहते हैं कि ए से बी तक जाने में वो 20 किलोमीटर कर रहा है 1 घंटे में, और अगले 1 घंटे में वो माना 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो हम क्या कहेंगे उसकी जो चाल है वो कैसी है, वेरिएबल स्पीड है उसके पास। सामान्य रूप से जो गतिमान वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिवर्ती चाल को ही व्यक्त करती हैं, परिवर्ती चाल ही दिखाती हैं। एक समान चाल का जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास घड़ी की जो सुइयां हैं उनकी चाल क्या है, एक समान चाल है। और असमान चाल का उदाहरण, जैसे आप बहुत भीड़ वाली सड़क है और वहाँ पर आप गाड़ी ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वहाँ पर उस गाड़ी की जो स्पीड होगी भीड़ को देखते हुए कैसी होगी, वेरिएबल स्पीड होगी। ठीक है, अब देखिए हम कह रहे हैं कि प्रत्येक गतिमान वस्तु क्या है, वेरिएबल स्पीड, लगभग वेरिएबल स्पीड रखती है। तो हमारे पास इसकी चाल हम कैसे निकालेंगे, तब हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि परिवर्ती चाल के लिए तब हम जो चाल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, तब उस समय जो मैथमेटिकल टर्म निकलती है चाल के लिए वो होती है औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल क्या होगा, हम क्या कर देंगे, कुल दूरी जो उसने तय करी है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, जितने समय में उसने ये दूरी तय की है, कुल समय अंतराल। ठीक है, और अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो आपके पास ये होता है कुल दूरी, दूरी को लिखेंगे हम डेल एस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या हो गया आपके पास, औसत चाल क्या होती है, जब हमारे पास परिवर्तित स्पीड होती है तो उस समय हम चाल को औसत चाल के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो चाल और आपके पास कहीं कहीं पर यूज होगी वो होगी तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है, तात्क्षणिक का मतलब है कि अगर कोई परिवर्ती चाल से कोई वस्तु चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है या कोई गतिमान वस्तु चल रही है, और हम किसी एक विशेष सेकंड, विशेष क्षण की बात करें कि इस विशेष
क्षण में उस गाड़ी की उस समय तात्कालिक जो चाल है वो कितनी है, उसको हम क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे आपके पास गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, तात्क्षणिक चाल को ही व्यक्त करता है। किसी विशेष सेकंड में या विशेष समय में वो गाड़ी की कौन सी स्पीड बताता है, तात्क्षणिक स्पीड बताता है। ठीक है, तात्क्षणिक स्पीड में क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए जो हमारे पास होता है, समय को एकदम टर्न्स टू जीरो मान लेते हैं, समय को शून्य के बहुत करीब मान लेते हैं। जो हमारे पास डेल टी यहाँ पर होगा तात्क्षणिक चाल के लिए, तात्क्षणिक चाल जो है वो कैसे निकलेगा, उसको यहाँ पर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, टी को बहुत सूक्ष्म मान लिया जाता है और हमारे पास फॉर्मूला हो गया डेल एस अपॉन डेल टी। इसको पढ़ा कैसे जाता है, डेल टी टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ अग्रसर है, लगभग जीरो के बराबर होने जा रहा है। और इसको, इस लिमिट को अगर हम अवकल गुणांक की फॉर्म में लिखें तो इस लिमिट को इसके साथ मर्ज करते हुए लिखा जाता है डी एस अपॉन डी टी। ये आपके पास क्या हो गया, तात्क्षणिक चाल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, हमने इसको अवकल गुणांक की फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो ये आपके पास चाल के लिए क्या है, कुछ जो टर्म्स हैं जो हमारे पास चैप्टर्स में आएंगे, वो ये टर्म्स यहाँ पर आती हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हम चाल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक ऐसे ही हमारे पास किसके लिए आता है, वेलोसिटी के लिए आता है। कि वेलोसिटी जो है हमारे पास, अब दूसरी टर्म जो हम यूज कर रहे हैं, दूसरा पैरामीटर है वो है वेलोसिटी, वेग, वेग, वेलोसिटी। देखो, अगर हमारे पास, अगर हम किसी गतिमान वस्तु की चाल को दिशा के साथ समय के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वहां उसको क्या कहेंगे, उस भौतिक राशि को तब हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो वेग होता है, वेग v इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो ये वेग हो गया, वेग को हम लिखेंगे s, विस्थापन है क्योंकि ये दूरी है दिशा सहित, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिख रहे हैं। और ये हो गया समय, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, s अपॉन टी। और v के लिए भी क्या है, v का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, जैसे चाल की थी। केवल ये राशि कैसे हो जाएगी, ये राशि कैसे हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि ये दिशा पर भी निर्भर कर रही है। और तीसरा, इसकी जो विमा है, जैसे स्पीड की विमा थी LT-1, इसकी विमा भी यही हो जाएगी। और ठीक वही टर्म्स, जैसे टर्म्स हमने स्पीड के लिए पढ़ी थी, यहाँ पर वेग के लिए भी ऐसे ही टर्म्स यहाँ पर होती हैं। वेग के जो प्रकार हैं वो एक बारी हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले है आपके पास एक समान वेग, एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है या दिशा के साथ दूरी तय करती है ना। तो हमारे पास वेग में क्या है, वेग में चाल तो आ ही रहा है, चाल के साथ क्या आ रही है, दिशा भी आ जा रही है। तो एक समान वेग क्या है, समान समय अंतराल में गतिमान वस्तु समान विस्थापन तय करती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसके वेग को उस समय कहेंगे एक समान वेग। ऐसे ही दूसरा जो टाइप है वो है परिवर्ती, परिवर्ती वेग, या हम इसको कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी कि क्या है, समान समय अंतराल में यदि गतिमान वस्तु द्वारा अलग अलग विस्थापन तय की, असमान विस्थापन तय किया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, परिवर्ती वेग है उसका। ठीक है, और अगर वो परिवर्ती वेग रखता है
तो हम क्या करेंगे, उसका जो वेग निकालने के लिए जो टर्म यूज़ करेंगे वो टर्म यूज़ करेंगे औसत वेग। क्या करेंगे, औसत वेग, औसत वेग या एवरेज स्पीड जिसे कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी जिसे कहेंगे, वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, क्या हो जाएगा आपके पास, कुल वेग बटे क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन, सॉरी, ये हो गया डेल एस ओवर डेल टी। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी के लिए ही। ऐसे ही तात्क्षणिक वेग जिसे हम कहेंगे, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक शब्द भी यूज होता है, इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या है, किसी विशेष सेकंड में या विशेष समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया जो समय के रिस्पेक्ट में जो विस्थापन है वो क्या कहेंगे, हम उसको उस समय कहेंगे कि वो क्या है, उसका तात्क्षणिक वेग है। और फिर तात्क्षणिक वेग में भी क्या होता है आपके पास, तात्क्षणिक वेग इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, ये क्योंकि सदिश राशि है विस्थापन, इसलिए हम उसके ऊपर एरो लगा देते हैं सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए। इस लिमिट t टेंड्स टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ मर्ज करके ds अपॉन dt। तो ये आपके पास क्या हो गया, तात्क्षणिक वेग के लिए फॉर्मूला हो गया। तो ये आपके पास वेग के लिए थी। अब आपके पास, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अगर वेग में परिवर्तन, समय के रिस्पेक्ट में वेग में चेंज हो रहा है, कोई बॉडी वेग में परिवर्तन उसका हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उस समय हम कहेंगे वो वस्तु त्वरित है, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, और यदि क्या है, समय के साथ उसका जो वेग परिवर्तन है वो ऋणात्मक हो रहा है, माना पहला वेग ज़्यादा है और समय के साथ धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, तो उस समय हम कहेंगे कि वो वस्तु कैसी है, वो गतिमान वस्तु में मंदन है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर कोई वस्तु में समय के साथ उसका वेग परिवर्तन होता है तो हम क्या कह रहे हैं, वो वस्तु त्वरित है, वो एक्सेलरेटेड है ना। तो अगर वेग परिवर्तन की जो दर है, त्वरण को अब हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसको ए से डिनोट करते हैं, त्वरण को, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। और ए क्या हो गया, वेग परिवर्तन की दर डेल वी अपॉन डेल टी। परिवर्तन को, चेंज को डेल से डिनोट किया जाता है। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब जैसे हमारे पास एक समान वेग, एक समान चाल था, ऐसे ही हमारे पास यदि वेग परिवर्तन, अच्छा पहले यहाँ पर इसके त्वरण के प्रकार देख लेते हैं। त्वरण दो तरह से हो सकता है। हम कह रहे हैं ना कि अगर उसमें वेग परिवर्तन धनात्मक है, यानी समय के साथ वस्तु का वेग जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु में जो त्वरण है वो कैसा है, उसको हम कहेंगे तब धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण पॉजिटिव हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, तब पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वस्तु में समय के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन है वो नेगेटिव है, वेग पहले की अपेक्षा कम हो रहा है, तो उस समय हम कहेंगे उसमें क्या हो रहा है, मंदन। ठीक है, यानी ये मंदन क्या है, अपने आप में ऋणात्मक त्वरण है। मंदन क्या है, अपने आप में ऋणात्मक त्वरण है, रिटार्डेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन। जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही है और उसने ब्रेक लगा दिया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो धीरे 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 उसके वेग में क्या आता है, नेगेटिव परिवर्तन आता है, नेगेटिव चेंज आता है। तो उस समय गाड़ी का जो त्वरण होगा, गतिमान वस्तु का जो त्वरण होगा वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, ये त्वरण है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आएगी, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि यदि ये जो
समय के रिस्पेक्ट में, समय के साथ समान समय अंतराल में वस्तु, गतिमान वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, उस समय उसका त्वरण कैसा है, एक समान त्वरण है। ठीक है, समान समय अंतराल में वस्तु में होने वाले, गतिमान वस्तु के वेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो कैसा है, समान है, तो एक समान त्वरण। ऐसे ही वेरिएबल आपके पास, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, परिवर्ती त्वरण कह रहे हैं। परिवर्ती त्वरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी के कि समान समय में यदि वेग परिवर्तन असमान हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, परिवर्ती त्वरण है। ठीक, अगर कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण के अधीन गति कर रही है, कोई गतिमान वस्तु है और उसमें जो त्वरण हो रहा है, त्वरण है वो परिवर्ती त्वरण है, तो उस समय हम उसके त्वरण के लिए जो मैथमेटिकल टर्म यूज करेंगे वो होगा उसका एवरेज त्वरण, औसत त्वरण। वो क्या होगा, औसत त्वरण। और औसत त्वरण क्या होगा, औसत त्वरण में क्या होगा कि जो कुल समय है, कुल समय में कुल कितना वेग परिवर्तन हुआ है वो क्या हो जाएगा, कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय। और इसको हम क्या लिखते हैं, कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय, इसको क्या कहा जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर तात्क्षणिक त्वरण भी आएगा। तात्क्षणिक त्वरण जो होता है, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसे हम कहेंगे, वो क्या है कि किसी विशेष समय में किसी गतिमान वस्तु में हुआ कुल वेग परिवर्तन जो है वो क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। और तात्क्षणिक त्वरण के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा उसमें क्या होगा, समय को बिल्कुल शून्य की ओर अग्रसर कर देंगे, डेल टी टेंस टू 0, और आपके पास हो गया डेल वी अपॉन डेल टी। और इसको अगर हम फिर मैथमेटिकली लिखें अवकल गुणांक की फॉर्म में, तो इस पूरे को, लिमिट को इसके अंदर मर्ज करते हुए क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। ये क्या हो गया आपके पास, तात्क्षणिक त्वरण था। तो ये थे आपके पास कि वन डायमेंशनल जो मोशन है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसमें कौन कौन से पैरामीटर आपके पास होते हैं, उन सब के बारे में ये आज आपको बता दिया है। इन पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिएगा। और इसके साथ ही जो अगली वीडियो होगी वो होगी इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन पैरामीटर को ग्राफिकली कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। आप इनकी डेफिनेशंस को रिकॉल कीजिएगा, रिकैप कीजिएगा। इसके साथ ही थैंक यू।